नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। खास मुलाकात के दौरान बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्रीमान अखिल रंजन गर्ग ने हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव पराशर के साथ अपने विचार साझा किए हैं। अखिल रंजन जी ने न केवल बीटीयू के वाइस चांसलर हैं बल्कि केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर और जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे हैं। बता दें आपको, मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने कार्यालय में किए गए कार्यों और आगामी चुनौतियों के बारे में जानकारी दी है। वाइस चांसलर ने बताया है कि इंजीनियरिंग और सोशल इंजीनियरिंग का आपसी तालमेल हमारी दैनिक जिंदगी में और अधिक उपयोगी बना सकता है। उन्होंने इस दिशा में शिक्षा और प्रैक्टिकल अनुभव को जोड़ने पर भी जोर दिया है। साथ ही उनके विचार से शिक्षा क्षेत्र में नवाचार और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 के चैनल पर आपका। मैं आज बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि आपसे समय लूं और आज आप इतने व्यस्त कार्यक्रम के तहत भी, जहां पर आपको वाइस चांसलर केशवानंद यूनिवर्सिटी का भी रिसेंट में 3 दिन पहले चार्ज मिला और जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी आपके पास में भी चार्ज आ गया है और साथ साथ में आप यहाँ बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज बीटीयू का कह लीजिए, आप ऑलरेडी वाइस चांसलर हैं। सर, इस बढ़ी हुई भूमिका के बारे में आप क्या देखते हैं? सर देखिए, मेरे को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में एक तरह से 3 वर्ष के लिए कुलगुरु नियुक्त किया गया है। हाँ जी सर। एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत स्टॉप गैप अरेंजमेंट हाँ जी के रूप में मुझे कुछ समय के लिए एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं 2 विश्वविद्यालय के, एक स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय और एक कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का। तो ये तो वैकल्पिक व्यवस्था है, बहुत जल्दी शीघ्र ही उनमें परमानेंट वाइस चांसलर आ जाएंगे। पर मैं इसको एक अच्छे रूप में इसलिए देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का आपस में समायोजन करने का एक अवसर मिला है। हाँ जी। जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के साथ अगर अपन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डाल दें, हाँ जी, एआई और डेटा साइंस को उसके साथ सम्मिलित कर दें, तो हो सकता है कि किसानों को और पूरे एग्रीकल्चर स्ट्रीम को एक नई ऊर्जा मिले, क्योंकि एआई तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बहुत तेज़ी से। तो क्या है कि जैसे खेतों में अपन सेंसर्स लगाएं और वहाँ की एक तो सॉइल की टेस्टिंग कंटिन्यूस होती रहे, हाँ सर। उसमें कितना फर्टिलाइज़र उर्वरक वो डाल रहे हैं उसकी मात्रा की भी प्रॉपर सेंसिंग और मेजरमेंट हो, और फिर किस समय वेदर कैसा रहेगा पहले से अगर बताया जाए फोरकास्ट के साथ किसानों को इस सब की जानकारी होगी, तो मुझे लगता है कि उनका उत्पादन भी बढ़ेगा और उनका जो अभी तक का लक्ष्य है, जितना खेत से प्रति हेक्टेयर फसल जो चाहते हैं वो बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। और दूसरे जो उसकी वजह से कैंसर वगैरह जो हो रहा है, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स दे दिए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग कर दिया, ज़्यादा रेडिएशन है, वो भी कम होगा। सर, ये बहुत ही 2 स्ट्रीम जो आपस में मिल रही हैं, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर, ये अपने आप में, अगर बाय द वे आपके आने से, आपके प्रयास से, इस तरह से जिस तरह से आपने कहा कि फोरकास्ट भी साथ में जुड़ सकता है, पैदावार भी अपन लोग जो है वो और बढ़ा सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। और सरकार ने शायद इसी चीज़ को आने वाले टाइम को मद्देनज़र रखते हुए एक इस तरह के आपको ड्यूल चार्ज दिया गया है, जिसको आप शायद आने वाले समय में बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आप बीटीयू के भी वाइस चांसलर हैं, 42 कॉलेजेस के करीब आपके अंडर आते हैं सर। 54 कॉलेज, 54 कॉलेज, सॉरी। 50 तो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और 4 हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज। और सर, एरिया भी जो आप बीकानेर वाला पूरा, बीकानेर है, अजमेर है, जोधपुर है, पाली है, सीकर है, चूरू है, और मुझे लगता है कि गंगानगर भी, हाँ गंगानगर भी, ये पूरा गंगानगर वाली बेल्ट भी हो। तो 54 कॉलेजेस जो है वो आप बीटीयू के अंडर आ रहे हैं और बहुत से स्ट्रीम्स आप लोग जो है वो आज की डेट में रन कर रहे हैं। सर, मैं एक क्वेश्चन जानना चाह रहा था कि एआई एंड रोबोटिक इंजीनियरिंग आज की डेट में बड़ी अपकमिंग जो है वो स्ट्रीम हो गई, हर लोग जो है वो, लेकिन इसके साथ साथ में कहीं देखा भी गया है कि एआई जिस हिसाब से उठी थी, उस हिसाब से एआई के जॉब रिप्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरा नज़र आ रहा था, वो नहीं आ रहा, लेकिन साथ साथ में एआई के यूटिलाइजेशन भी लगातार बढ़ रहे हैं। सर, आप इन 2 चीज़ों को, रोबोटिक इंजीनियरिंग को और एआई के नए बच्चे जो एडमिशन लेते हैं, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या डॉक्टर साहब आप इसके बारे में हमारे से साझा करना चाहेंगे? देखिए, अभी भी मैं कहूँगा कि एआई, डेटा साइंस और रोबोटिक्स में स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर विद्यार्थी किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में इंजीनियरिंग कर रहा है, साथ साथ वो एआई और डेटा साइंस के सर्टिफिकेशन कोर्सेज करता है, मेरा ये मानना है एआई डेटा साइंस टूल भी है। जैसे
इंजीनियर बनने के लिए मैथमेटिक्स की जानकारी और उसकी नॉलेज होना आवश्यक है, उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी अपन अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी भी ब्रांच से अपन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एआई डेटा साइंस को अपन समझेंगे, उसके बारे में जानकारी रखेंगे तो अपने जॉब प्रॉस्पेक्ट्स 100 टाइम्स शॉर्ट कोर्सेज भी ऐड ऑन हो सकते हैं, ऐड ऑन हो जाएंगे। ये स्किल सेट है जिसको आपको साथ में लेना है। जैसे कंप्यूटर को एक इंजीनियर को दोस्त बनाना ही होगा, कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी होगी, इसी तरह एआई डेटा साइंस को भी अपना दोस्त बनाना होगा और उसकी जानकारी रखनी। सर बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि आज की डेट में एआई जिस हिसाब से ह्यूमन लाइफ में इंटरफेयर भी कह सकते हैं, ऐड ऑन भी कह सकते हैं, बहुत सी चीज़ें लोग अपने अपने वर्जन से इसको जो है वो देखते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ अपने विद्यार्थियों को। हाँ जी। मैंने कहा देखो, शिक्षक आपकी कॉपी का एवेलुएशन करता है, एग्जामिन करता है, कॉपी चेक करता है। थोड़े दिनों में ऐसा पेन आएगा कि जब आप अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग होगी और कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होगा। जब आप एग्ज़ाम देके बाहर निकलेंगे तो आपके नंबर तुरंत बता दिए जाएंगे। हाँ तो आती पता नहीं। ये बहुत ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आप सोचते हो एज ए इंजीनियर वो चीज़ आप करते हो। पिछले कई सालों में अपन ने देखा है कि कितनी कितनी चीज़ें हमने कभी सोची नहीं थी, जो आज की डेट में जो हम लोग धरातल पर देखते हैं। सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे कि जो ये कॉलेजेस हैं आपके 54 कॉलेजेस आपके अंडर आते हैं, तो कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज अगर नया खुलता है तो आपसे ही परमिशन जो है उसकी होती है या कोई और भी यूनिवर्सिटी उसको परमिट कर सकती है? देखिए, दो चीज़ें हैं। कोई भी इंजीनियरिंग का कोर्स कोई भी कॉलेज चलाना चाहता है तो उसको AICTE से उसकी अप्रूवल लेनी होगी। इंजीनियरिंग की जो सीटें हैं वो अपन अपने मन से बढ़ा नहीं सकते। AICTE कितनी सीट किस कोर्स के लिए है वो वहाँ से अप्रूवल आता है। ओके। कि कंप्यूटर साइंस में आपको 120 सीटों का इंटेक है। जब 120 सीट वहाँ से आ गई तो आप 121 लोगों को एडमिशन नहीं दे सकते। स्टेट गवर्नमेंट से भी आपको परमिशन लेनी होती है। सिर्फ परमिशन लेनी होती है एक बार कॉलेज खोलने की और कोर्स चलाने की। उसके बाद AICTE से कोर्स का अप्रूवल होता है और यूनिवर्सिटी का रोल होता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और डिग्री देना। कॉलेज को अभी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट भी करा ले और अपनी डिग्री भी दे दे। कुछ ऑटोनोमस कॉलेज हैं, उनको वहाँ तक ऑटोनॉमी दी गई है कि आप अपना एग्ज़ाम करा लो, ओके, अपनी कॉपी चेक करा लो, पर डिग्री तो विश्वविद्यालय ही देगा। डिग्री देने की अथॉरिटी किसी ही तो BTU का रोल इसमें नहीं आता सर? देखिए जैन एंड विश्वविद्यालय भी एक कॉलेज का जो है वो डिग्रियां देता है इंजीनियरिंग की, तो क्या BTU से अप्रूव्ड रहती हैं इस तरह की डिग्रियां भी? BTU देखिए, ये पूरा जो जुरिडिक्शन है उस एरिया में जितने भी कॉलेजेस प्रोफेशनल डिग्री देना चाहते हैं उनको BTU से अपना एफिलिएशन लेना ही होगा। राइट। जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय ऐसा किसी को नहीं कर रहा। एक कॉलेज है सिर्फ लाचू कॉलेज, उसको कैसे दे रहा है उसको मेरे को पता नहीं कि उसको कैसे किस हिसाब से दे रहा है। ये क्वेश्चन तो था सर, क्योंकि मैं एक बार ऐसे ही बैठा था तो मेरे को किसी ने पूछा कि इस तरह से भी एक बात है, तो मैंने कहा सर से मैं जब मिलूंगा तो इसके बारे में थोड़ा सा और प्रकाश लेने की कोशिश करूंगा कि BTU भी है, सब कुछ है, AICTE भी है, सब कुछ है, तो उसके बावजूद भी क्या बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे ऑटोनोमस बॉडी को तो एफिलिएशन लेना ही पड़ता है, तो उसके बावजूद भी क्या वो एफिलिएटेड के साथ साथ में डिग्री भी दे सकती हैं? डिग्री तो लाजू नहीं देगा, डिग्री तो जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय ही देगा। डिग्री तो कोई महाविद्यालय दे ही नहीं सकता। तो विश्वविद्यालय देगा बिना BTU के परमिशन, क्योंकि लेक्चरर्स का स्टैंडर्ड या जो भी है? नहीं, वो डिग्री देने का विश्वविद्यालय राइट रखता है। तो जैन एंड व्यास भी एक विश्वविद्यालय है, राइट, वो डिग्री दे सकता है। पर स्टेट गवर्नमेंट ने टेक्निकल डिग्री देने के लिए 2 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं। एक राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा और एक बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर। राइट। और पूरे राजस्थान को कुछ क्षेत्रों में विभाजित किया है। कुछ क्षेत्र के कॉलेजेस को RTU से एफिलिएशन लेना होता है, बाकी क्षेत्रों को कोटा अपने बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय से लेना होता है। अब जैन, क्योंकि जोधपुर हमारे जुरिडिक्शन में आता है, जोधपुर के अंदर दूसरे जो जितने भी महाविद्यालय हैं जो तकनीकी डिग्री देते हैं सब आपके, वो हमारे से एफिलिएटेड हैं, उनकी डिग्री हम देते हैं। राइट। अब ये लाचू कॉलेज का और जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय का कैसे इन्होंने किया है, सरकार से इसकी अप्रूवल ली है नहीं ली है, मेरे को पता नहीं है। और अगर इन्होंने सरकार से अप्रूवल नहीं ली है तो अगर ये जो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है। इनको वहाँ पे अगर प्रोफेशनल कोर्स रन करना, ऐसे कॉलेजेस मैं बता सकता हूँ जो जोधपुर में हैं, जैसे महिला PG महाविद्यालय, हाँ जी, वो BA की डिग्री भी दे रहा है, BSc की डिग्री भी दे रहा है, BCom की डिग्री भी दे रहा है। उसका एफिलिएशन उन डिग्रीज़ के लिए जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय से। पर जब वो BBA की डिग्री देता है, MCA की डिग्री देता है, वो सेम महाविद्यालय है, उनको हमारे से एफिलिएटेड कराता है, तो उनकी डिग्री हम देते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि एक कॉलेज है तो उसको सारी डिग्री एक ही विश्वविद्यालय से लेनी होगी। पर वहाँ यहाँ केस जो आप जिसकी बात कर रहे हैं उसकी तो सारी डिग्रियाँ एक ही विश्वविद्यालय दे रही है। हाँ। इवन वो विश्वविद्यालय में वो कोर्स चल भी नहीं रहा। हाँ, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो फैक्ट है। चलो अपन इस चीज़ को और भी डिस्कस करेंगे समय रहते हुए। सर मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि इंजीनियरिंग आज की डेट में बच्चों का मेन स्ट्रीम अभी भी है और कल भी रहेगा। मैंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया था कुछ दिनों पहले, जब बच्चे कहते थे कि इंजीनियरिंग जो है वो धीरे धीरे सैचुरेशन पे आ रही है। मेरे को एक ऐसा लगा कि बच्चों को जो है वो अभी भी कभी भी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। सिविल इंजीनियरिंग जब एक वक्त में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से पीछे चली गई थी सिलेक्शन के परसेंटेज वाइज, आज फिर लगता है कि जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है जितनी अदर इंजीनियरिंग। सर आप क्या सोचते हैं कि आने वाले समय में इंजीनियरिंग सेक्शन को लेकर के बच्चों की क्या सोच होनी चाहिए सर? क्योंकि कोटा अपने आप में जब तैयारी कराता है तो बच्चे आज की डेट में पागलों की तरह से इंजीनियरिंग और डॉक्टरी सोचते हैं, बाकी दूसरी फैकल्टी सोचते ही नहीं है। लेकिन आप बीइंग इंजीनियर, आप खुद MBM से पढ़े हुए हैं, इतने सालों की आपकी जर्नी है सर, अब आने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये हमेशा बच्चे अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ कि आप बहुत लकी हैं कि आपने इंजीनियरिंग प्रोफेशन को चुना। इसके दो कारण मैं उनको बताता हूँ। एक कारण ये है कि जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, बीच में ट्रैवल कर रहे हैं, तो सब जगह इंजीनियरिंग माइंड से बनाई हुई वस्तु का उपयोग कर रहे हैं। मैं इस कमरे में बैठा हूँ, पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, लाइट चल रही है, आपका ये कैमरा है, वीडियो कैमरा है, माइक है, इसके पीछे सबके पीछे इंजीनियरिंग हर चीज़ के पीछे इंजीनियरिंग है ना। तो जो इंजीनियरिंग माइंड लगा है, जब अपन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो उनको सोचने का, समझने का एक अवसर मिलता है, तो आप उसको समझ सकते हो कि ये कैसे बना। दूसरा, जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो तो आप भी, आपके अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन, नवाचार करने की एक जागरूकता होती है, उत्साह होता है, नवाचार करने का आपके अंदर उत्साह होता है, एक डेवलप हो जाती है ऐसी कि भाई आप नवाचार कर सकते हैं। पर उसके लिए अपन को सोचना होगा। जैसे मैंने उनको उदाहरण दिया कि जब मैं छोटा था, मेरे चश्मा जल्दी लग गया था, तो मैं जब सड़क पे चल रहा होता था और तेज़ बरसात आती थी, तो इतनी तेज़ आती थी, और स्कूटर में चला रहा हूँ सपोज़, तो मेरे को दिखता नहीं था, स्कूटर चलाने में परेशानी होती थी। मैं उस समय सोचता था कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो ऐसा चश्मा बनाऊंगा जिसमें वाइपर हो। वो मैं बना तो नहीं पाया, पर ऐसा ग्लास लोगों ने बना दिया जिसमें पानी नहीं रुकता, ऑटो स्लिप हो जाता है। अब मैं विद्यार्थी से कहता हूँ, अभी मैं सोचता हूँ, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि मैं ऐसा पेन बनाना चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक इवैल्यूएशन हो जाए। मैं ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूँ, बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में तो ऐसा है कि पानी की रिसाइकलिंग होती है। हाँ जी। तो जितना पानी सीवेज लाइन में जा रहा होता है उसको उतना नहीं जाके वो उसको गार्डन्स के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए उपयोग में लाते हैं। मैं चाहता हूँ एक छोटा सिस्टम डेवलप हो, हर घर घर में लगे, क्योंकि पानी एक बड़ी समस्या होने वाली है ना। हर घर में पानी का रिसाइकलिंग हो, तो अपनी सीवेज लाइन में कम पानी जाएगा तो सीवेज लाइन के ऊपर प्रेशर कम होगा, और पानी का उपयोग आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे, ऑप्टिमाइज रूप में। एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। एज ए इंजीनियरिंग के साथ साथ में आप सोशल इंजीनियरिंग को भी अपना मेन उद्देश्य की तरह तो से मैं ये उदाहरण देख के बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को सोचो, लोकल प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बनाओ जिनका सोल्यूशन कुछ समय में निकल सकता है, कुछ का बहुत टाइम बाउंड, हाँ, कुछ का हो सकता है 2 महीने में सोल्यूशन निकल जाए, कुछ का 5 साल में निकलेगा, कुछ का हो सकता है 50 वर्ष में निकले। राइट। पर एक लिस्ट बनाओ और उनमें से आइडेंटिफाई करो कि इन चीज़ों को, इनकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, उनको सॉल्व करने का अभी से प्रयास करो, तो एक्चुअल इंजीनियरिंग को आप समझोगे और इसका आनंद लेना शुरू कर दोगे। एब्सोल्युटली। तो इंजीनियरिंग सेक्शन के बारे में आपकी बिल्कुल सही राय है कि बच्चों को इस तरह से क्यूरियस होना चाहिए, जिसको आपने क्यूरियस वर्ड को यूज़ करने की कोशिश की, तो और साथ साथ में इनोवेटिव भी आइडियाज़ दिमाग में चलते रहने चाहिए। आपकी बचपन वाली बात आपने सर यहाँ पर आपने ज्वाइन किया, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, एग्ज़ाम्स लेट होते थे, सेशन लेट चलते थे, आपकी प्रायोरिटीज़ थी सर, कुछ प्रायोरिटीज़ आपने सॉल्व की होंगी, कुछ प्रायोरिटीज़ अभी पेंडिंग होंगी सर, थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि चैलेंज तो था जब आप वाइस चांसलर बन गए। बहुत ज़्यादा चैलेंज था। मैंने 17 मई को जब ज्वाइन किया और हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को बुलाया और उनसे पूछा कितने एग्ज़ाम हो गए हैं और कितनों के रिज़ल्ट आ गए हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, जनवरी 2025 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनकी कॉपीज़ चेक होने के लिए नहीं गई थी मई तक। वाह। तो मैंने सबसे पहले उनसे कहा कि जैसे अपना एकेडमिक कैलेंडर होता है, ऐसे एग्ज़ाम का आप कैलेंडर बनाओ कि कॉपी जब एग्ज़ाम हो गया उसके आगे की कार्रवाई कैसे कैसे डेट वाइज करेंगे।
मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो कैलेंडर। उन्होंने वो कैलेंडर बनाया, तो वो जनवरी में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके सारे रिज़ल्ट हमने निकाल लिए, वो ऑड सेमेस्टर के थे। उसके बाद इवन सेमेस्टर के जितने भी एग्ज़ाम हमारे हुए हैं उसमें से 90% रिज़ल्ट हम निकाल चुके हैं। जैसे अभी 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो 25 अगस्त को ही ख़त्म हुआ है, तो हमने टारगेट किया है कि 30 सितंबर तक उसका भी रिज़ल्ट निकाल देंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि 30 सितंबर तक इस विश्वविद्यालय ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं आज तक उन सब के रिज़ल्ट आ जाएंगे। स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हो आप इस सिस्टम को सर? नवंबर दिसंबर में तो ये होगा कि हमारा बिल्कुल बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा और एग्ज़ाम होने के 1 महीने के अंदर अंदर हमारे रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो ये मेरी टॉप प्रायोरिटी थी कि रिज़ल्ट लाना। अभी बच्चा 3rd सेमेस्टर में आया है, उसका 2nd सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया है। बहुत बढ़िया। जब से विश्वविद्यालय बना है पहली बार ऐसा हुआ है। अभी बच्चा 5th सेमेस्टर में आया, उसका 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ चुका है। मतलब 1 महीने के आप जो लाइन डिसाइड करते हैं उसी के अंदर रिज़ल्ट आने का आपका। हमारे इस विश्वविद्यालय में स्टैट्यूट्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस, रूल्स होते हैं ना, वो बने हुए नहीं थे। अभी मैंने 4 बजे जैसे आपको बताया ना, एक मीटिंग के लिए बुला रहा हूँ, उनको स्टैट्यूट्स बनाने के लिए मैंने टाइम दिया था। उनका टाइम कल या परसों ख़त्म होने वाला है। आज डिस्कस करूँगा, जल्दी से इन स्टैट्यूट्स को फाइनल करने के लिए बॉन्ड की बैठक बुलाऊंगा और हमारे नियम बन जाएंगे पहली बार। जब से विश्वविद्यालय बना आज तक नियम भी नहीं है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। फिर मैं चाह रहा हूँ बच्चों की पढ़ाई रेगुलर हो, इसके लिए मैंने टाइम टेबल बनवा दिया है। क्लासेस को चेक कर रहा हूँ, उनकी क्लासेस होनी शुरू हो गई। फर्स्ट ईयर का हमने क्लास अभी से स्टार्ट कर दी है और हम ये चाहते हैं इनकी रेगुलर क्लासेस हों, टाइम पे एग्ज़ाम हो। साथ साथ स्किल के लिए मैंने अभी हमारे डीन जो नए बनाए उनको मैंने बताया कि स्किल कोर्सेज़ को आइडेंटिफाई करो, सिलेबस में जो लिखा हुआ है उसके अलावा विद्यार्थियों को पढ़ने का अवसर हम देंगे जिससे कि उनकी स्किल डेवलप होगी। सर लैब्स वगैरह जो है आपने उन पे भी कुछ काम किया? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने सारे टीचर्स को कहा है कि आपके पास जो लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखिए, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको बताइए। क्योंकि लैब्स पे सर मेरे पास जो फीडबैक है बहुत पुरानी है, लैब बहुत पुरानी है और अभी बहुत काम बाकी है सर लैब पे। बच्चे जो फेस आपके आने के बाद जो उनको उम्मीद थी कि लैब्स पे काम होगा, मैं आपको फीडबैक अंदर की दे रहा हूँ। नहीं, मैंने काम करना शुरू कर दिया। सब हेड्स को, सारे टीचर्स को कह दिया अपनी लैब के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, उसकी लिस्ट बनाइए, इसके लिए कितना बजट हमको चाहिए उसको बताइए। फिर मैं अपने एफओ से कह रहा हूँ कि अपन को कुछ बजट लैब्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए रखना होगा और इसके अंदर भी तुरंत कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। सर आप बीकानेर पहली बार ही आना हुआ शायद मेरे ख्याल से आप जयपुर से, तो यहाँ का कल्चर, यहाँ का स्वभाव, यहाँ पे चैलेंजेस, आपको बहुत सी चीज़ों के साथ में रूबरू होने का, क्योंकि इस उम्र में जिस उम्र में आप आए हो तो आदमी बहुत से विजन्स अभी भी लेकर के चलता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी को इस तरह से बना दूंगा कि आने वाले समय में जो है वो यूनिवर्सिटी इस तरह से प्रोडक्ट देगी कि वर्ल्ड में, जैसे आप MBM आज भी मुझे याद है कि आप जहाँ से पढ़े हुए बड़ा फ़ख्र महसूस करते हो, इसी तरह से बीकानेर का जो इंजीनियरिंग ECB का पढ़ा हुआ बच्चा है या कहीं पर भी B2 के जो भी अंतर्गत बच्चे आते हैं वो भी फ़ख्र महसूस करेंगे कि उन्होंने इस सिस्टम के थ्रू कोई उनका एग्ज़ाम्स लेट नहीं हुआ, उनकी लैब्स हाई स्टैंडर्ड की लैब्स थी। सर तकलीफ़ें क्या क्या हैं? तकलीफ़ें बहुत सारी हैं। देखिए हमारे यहाँ स्टाफ की शॉर्टेज भी है और इन बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका कई वर्षों से प्रमोशन नहीं हुआ। इनको कैरियर एडवांसमेंट स्कीम जो होती है उसके तहत इनका प्रमोशन हो जाना चाहिए था। UGC और AICTE कहती है वर्ष में 2 बार आप CS का प्रमोशन करो, स्कीम के तहत प्रमोशन करो। यहाँ पे तो 15-15, 20-20 वर्ष हो गए हैं, जिस पोस्ट पे व्यक्ति लगा था आज भी उसी पोस्ट पे कार्य कर रहा है। शीतलता भी आ जाती है। हाँ, तो उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है। हमारे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी भी बहुत एक्यूट शॉर्टेज है। मैन पावर हायरिंग एजेंसी से बहुत पहले से इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसी के ऊपर हायर किया हुआ है, जबकि RTP के रूल ये कहते हैं कि आपको मैक्सिमम 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। वो नियम भी अभी तक यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। कुछ एक ये भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ कर्मचारी समय पे आना अभी तक शुरू नहीं किया है। वो भी मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो समय पे आप आओ, समय जब तक है तब तक यहाँ रहो और कुछ प्रोडक्टिव करो, तो थोड़ा मोटिवेट टीचर्स को। समय के बारे में तो आप भी बहुत पाबंद हैं। मुझे 3 बजे कहा था और आप 3 बजने में 5 मिनट कम पे केशवानंद यूनिवर्सिटी से स्पेशली टाइम के हिसाब से बड़े पंक्चुअल थे, मैंने आपको ऑब्जर्व किया। और जिस हिसाब से आपका स्टाफ के साथ में व्यवहार है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपके काम की तारीफ हम बीकानेर की जनता भी करेंगे। सर मैं
बहुत बहुत दर्शकों में बहुत आप सब लोगों से मेरे इस अखिल रंजन सर के इंटरव्यू के लिए मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था कि मैं चाहता था कि कुछ रूबरू बात हो और कुछ ना कुछ आपका क्या अनुभव रहा एज ए BTO मई में ज्वाइन करने के बाद में, और आपकी क्या क्या समस्याएं जो हैं वो हम बीकानेर की जनता को सरकार तक पहुंचा सकें। इसलिए मैंने आज स्पेशली आपसे टाइम मांगा, बहुत सी चीज़ें जानी, बहुत सी चीज़ों के लिए सर मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। न्यूज़ 21 के दर्शकों का बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ जुड़े सर। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस तरह की इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और शिक्षा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान कर रहे हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं, आते रहिए। और मेरे को एक बताते हुए बात ये कहूँगा कि आपने आज मेरी चीज़ों को रिकॉर्ड किया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा दिया है। कभी भी लाके आप सुना सकते हैं कि देखिए आपने ये बात कही थी और अभी तक ये नहीं हुई, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। और उस जिम्मेदारी सर हमारी पत्रकारिता में यही रहता है कि जब हम किसी को एक बार चीज़ को पकड़ते हैं तो एटलीस्ट उसमें क्या करेक्शन हुआ वापस ऑब्जर्व भी करने की कोशिश करते हैं। उसको मैं, आप जिस चीज़ को पकड़ना चाहते हैं उसको मैं अच्छी तरह करने का प्रयास करूँगा और मैं समझता हूँ मैं उसमें सक्सेसफुल हूँगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत आभार। धन्यवाद।